नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। और हमारा टॉपिक होने वाला हिंदी प्रैक्टिस सेट। हिंदी प्रैक्टिस सेट के साथ अब हमारे जीएस के प्रैक्टिस सेट भी मिलेंगे। उसमें भी हमारे 30-35 क्वेश्चन होंगे जिन्हें पढ़ाया जाएगा पूरी डिटेल के साथ। तो जीएस के प्रैक्टिस सेट भी आपको मिलने वाले हैं और उसके बाद बहुत जल्दी उत्तराखंड के प्रैक्टिस सेट भी आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आप जुड़े रहो इसमें भी। अपने अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन नहीं देखे, प्रीवियस पेपर नहीं लगाए, तो एक बार लगाओ। उसके बाद अपने नंबर काउंट करना, कितने नंबर बनते हैं। शुरू कर लेते हैं पहले क्वेश्चन के साथ, पढ़ेंगे पूरे डिटेल के साथ। देखते हैं पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती, अर्थात कौन सी ऐसी भाषा या बोली है जो हिंदी के अंतर्गत नहीं आती। तो याद रखना आप, कौन सी भाषा हमारी बांगरू। बांगरू को किस नाम से जानते हैं हम? इसे कहते हैं हरियाणवी। बांगरू का नाम क्या है? हरियाणवी। कन्नौजी कन्नौज में, अवधी अवध में बोली जाती है। लेकिन जो आपकी तेलुगु भाषा है ये हमारी हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती। ये द्रविड़ परिवार की भाषा है। ठीक है, याद रखना। तेलुगु भाषा कौन से परिवार की है? द्रविड़ परिवार की भाषा है। इसे इटालियन ऑफ द ईस्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कौन सी भाषा? इटालियन ऑफ द ईस्ट के नाम से किसे जाना जाता है? तेलुगु को। जबकि जो भाषा होती है आपकी तमिल, तमिल को किस नाम से जानते हैं? तो याद रखना, तमिल को क्लासिकल भाषा के नाम से जानते हैं। कौन सी भाषा के नाम से? क्लासिक भाषा। और तेलुगु को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहते हैं। और ये जो तमिल भाषा है हमारे शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन भाषा है। इसे शास्त्रीय नृत्य में कब जोड़ा गया था? 2004 में जोड़ा गया था। तो याद रखना, शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? तो शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन भाषा आती है हमारी तमिल। ठीक है, याद रखना। उसके बाद जबकि अगर पूछा जाए शास्त्रीय नृत्य की सबसे नई भाषा कौन सी है, तो शास्त्रीय नृत्य की सबसे नई भाषा है आपकी उड़िया, जिसे 2014 में जोड़ा गया है। शास्त्रीय नृत्य में कुल कितनी भाषाएं आती हैं? तो याद रखना 6 भाषाएं आती हैं। शास्त्रीय नृत्य से क्वेश्चन बनते हैं, आपको याद रखना है कि शास्त्रीय नृत्य में कितनी भाषाएं आती हैं? 6 आती हैं। ठीक है, एक तमिल हो गई, एक आपकी उड़िया हो गई, उसके बाद आपकी संस्कृत होती है। ठीक, उसके बाद कन्नड़, कन्नड़ के बाद आपकी तेलुगु और आपकी मलयालम। ठीक है, ये हमारी शास्त्रीय नृत्य की भाषा है। आपको याद रखना है कौन कौन सी। पहली तो आपकी तमिल थी, उसके बाद दूसरी संस्कृत हो जाती है। संस्कृत को 2005 में जोड़ा गया। उसके बाद कन्नड़ और तेलुगु ये दोनों एक साथ आई 2008 में। उसके बाद मलयालम 2013 में जोड़ी गई। और सबसे नई कौन सी है? उड़िया 2014 में। और सबसे प्राचीन कौन सी है आपकी? तमिल, जिसे क्या कहते हैं? क्लासिकल भाषा कहते हैं। और तेलुगु को क्या कहते हैं? इटालियन ऑफ द ईस्ट कहते हैं। ठीक है, अगर पूछा जाए शास्त्रीय नृत्य में कितनी भाषाएं हैं कुल, तो कहना कुल 6 भाषाएं हैं। ठीक, यहां से क्वेश्चन बनते हैं, आपको याद रखने हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, जो हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, डुंडाली बोली है, अर्थात डुंडाली किसे कहा जाता है? बांगरू तो हरियाणवी को बोलते हैं, जो बांगरू था। डुंडाली बोलते हैं आपका जयपुरी को। किसे बोलते हैं? जयपुरी को बोलते हैं। और जयपुरी कौन से हिस्से में आती है? तो ये आती है पूर्वी राजस्थान में। पूर्वी राजस्थान में जो आती है उसे क्या कहते हैं? जयपुरी कहते हैं। ठीक है, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन नंबर है। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 में कहां आयोजित किया गया था, या इसका आयोजित स्थल क्या था? 2018 में जो हुआ था हमारा 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन। उसके बाद नेक्स्ट आपको यह भी याद रखना है कि पूछा जाए 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? तो यह आयोजित किया गया आपका फिजी में। कहां आयोजित किया गया? फिजी में। जबकि बात कर लेते हैं, यहां से हमारे क्वेश्चन बनते हैं कि पहला हिंदी सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था? पहला हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया था 1975 नागपुर में। ठीक है, ये कौन सा था हमारा? पहला हिंदी सम्मेलन। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखना, ये उद्घाटन किया गया था उस समय के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट
लंदन में हमारा कौन सा सम्मेलन आयोजित किया गया? तो लंदन में हमारा 6ठा हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया था। ठीक है, याद रखना लंदन में 6वां हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया है। और अगर ये पूछा जाए कब किया गया था, तो 1999 में आयोजित किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट न्यूयॉर्क में हमारा 8वां हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया था। कौन सा? 8वां। पूछा जाए कब आयोजित किया गया था, तो 2007 में आयोजित किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट जो पूछा 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है, तो मॉरिशस में आयोजित किया गया है। ठीक है, इससे पहले जो आपको याद रखना है कि मॉरिशस में इससे पहले दूसरा हिंदी सम्मेलन, चौथा हिंदी सम्मेलन और ये खुद 11वां हिंदी सम्मेलन, अर्थात 3 हिंदी सम्मेलन, दूसरा, चौथा और 11वां कहाँ आयोजित किए जा चुके हैं? मॉरिशस में आयोजित किए जा चुके हैं। ठीक है, याद रखना दूसरा, चौथा और 11वां। दूसरा कब आयोजित किया गया था, तो याद रखना 1976। उसके बाद चौथा कब आयोजित किया गया था? 1993। और 11वां 2018 में। कहां पर किया गया? मॉरिशस में। तो मॉरिशस में कितने हिंदी सम्मेलन हो चुके हैं? तो 3 हिंदी सम्मेलन हो चुके हैं और 3 हिंदी सम्मेलन हुए हैं भारत में। 3 ही हिंदी सम्मेलन भारत में आयोजित किए गए। एक तो पहला जो नागपुर में आयोजित किया गया, उसके बाद तीसरा हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया था जो आपका दिल्ली में किया गया था। कब? 1983 में। उसके बाद जो आयोजित किया गया हमारा 10वां हिंदी सम्मेलन। 10वां हिंदी सम्मेलन कहां आयोजित किया? तो याद रखना भोपाल में। तो 3 हिंदी सम्मेलन भारत में आयोजित हुए, 3 मॉरिशस में हुए, उसके अलावा अलग अलग आयोजित किए जा चुके हैं। अभी तक कितने हैं? 12 आयोजित किए जा चुके हैं। आपको ये बताना है कि 13वां हिंदी सम्मेलन कहां प्रस्तावित है, जो कि प्रस्तावित हो चुका है कि अब 13वां हिंदी सम्मेलन कहां आयोजित किया जाएगा। ठीक, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हमारे हिंदी सम्मेलन का जो वाक्य है वो वासुदेव कुटुंबकम है। याद रखना किसके द्वारा निर्धारित किया गया था वासुदेव कुटुंबकम? तो याद रखना ये गांधी जी के सबसे प्रिय शिष्य, गांधी जी के जो सबसे प्रिय शिष्य थे विनोबा भावे, उनके द्वारा निर्धारित किया गया था। ठीक, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 दोनों बहुत अच्छे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है देवनागरी लिपि का सही विकास का क्रम। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको याद रखना है कि देवनागरी लिपि का सही विकास का क्रम क्या रहा। पहले याद रखना ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, नागरी लिपि और देवनागरी लिपि, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा विकास का बिल्कुल सही क्रम दिया गया है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया कौन सा? पच स्वर है, अर्थात ये हमारा जो पूछा गया है जीव के आधार पर पूछा गया है। जीव के आधार पर हमारे स्वरों के 3 प्रकार होते हैं। पहला आपका अग्र स्वर, दूसरा आपका मध्य स्वर और तीसरा आपका पच स्वर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो आपको याद रखना है कि अग्र स्वर में क्या आते हैं? अग्र स्वर में हमारी दोनों ई आ जाती है, ए और आई आ जाते हैं और री आ जाता है। ठीक है, मध्य में सिर्फ आता है ए स्वर हमारा, जिसे कहते हैं अजात स्वर या शहीद स्वर। अजात स्वर या शहीद स्वर किसे बोला गया? ए को बोला गया है। पूछा है पच स्वर में क्या क्या आते हैं? तो पच स्वर में आपका आ जाता है, दोनों ऊ आ जाते हैं, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। उसके बाद ओ और औ आ जाते हैं और जिसे हम बोलते हैं अपना चौदहवां स्वर। किसे किसे? ऑक्सीजन वाले आओ को चौदहवां स्वर बोलते हैं। कौन सी भाषा से लिया गया है ये आपका? अंग्रेजी भाषा ली, अंग्रेजी भाषा के ओ शब्द से लिया गया है। ठीक है, याद रखना कौन सी भाषा से लिया गया? अंग्रेजी भाषा के ओ शब्द से लिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें जो दिया गया था, इसमें पूछा कौन सा पच स्वर है। अब देख लेते हैं पच स्वर में क्या क्या आएंगे। हमारा आ है, हमारा हाँ है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा कौन से में? पच स्वर में। जबकि ई किस में? हमारा अग्र स्वर। ए क्या है? हमारा मध्य स्वर बी। ठीक है, तो इसी तरह से याद रखना है। इसी तरह से किस आधार पर होते हैं? हमारे जीव के आधार पर होते हैं। जीव के आधार पर स्वरों के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पच स्वर। ठीक है, याद रखना। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है भाषा निर्माण की इकाई का सही क्रम लगाइए। अर्थात भाषा निर्माण जिस आधार पर होता है, निम्न स्तर से ऊपर की ओर जाना है कि सबसे पहले क्या आता है, उसके बाद फिर उसके बाद फिर उसके बाद। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है?
सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। क्या होती है? वर्ण, जिसे क्या बोल देते हैं? उच्चारण के आधार पर ध्वनि बोल देते हैं। ध्वनि के बाद क्या होता है? शब्द, शब्द के बाद बनता है पद, और पद के बाद बनता है वाक्य। ठीक है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण, और भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? वाक्य होती है। ठीक है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आपको यह भी याद रखना कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, जिसे ध्वनि बोलते हैं उच्चारण के आधार पर, और सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? वाक्य होती है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, जो नेक्स्ट दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर मुख विवर्त में उच्चारित व्यंजनों की ध्वनि का सही क्रम लगाओ। बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, आप लगाओ, आपको पता चलेगा। बड़वाला से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, और परिभाषाओं से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसमें सही जो क्रम है, बताओ आप कौन सा क्रम इसमें सही लगाया जाएगा? आप लगा सकते हो। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। ठीक है, कौन सा क्रम बैठेगा इसमें? पहला रखा तालव्य, कंठ, ओष्ठ, दंत और वत्स्य। उसका कंठ, वत्स्य जो भी रखा बताओ। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कंठ, तालव्य, कंठ, तालु, मूर्धा, वत्स्य बोलते हैं, उसका दंत और ओष्ठ हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ क्रम बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 जो हमारा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया, उनके स्नेह की अंतरस्थलीय सरिता मुख मुद्रा से स्पष्ट झांक रही थी। इसमें बताया गया है कि अंतस्थलीय का शुद्ध वर्तनी क्या होगा, यही पूछा गया है इसमें। तो अंतस्थलीय जो हमारा शुद्ध वर्तनी के साथ है, कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। आप बताओ कौन सा बैठेगा इसमें जो लगाया? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, अंतस्थली। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल श्रवण का सही संधि विच्छेद बताना है। श्रवण का सही संधि विच्छेद, तो श्रवण का सही संधि विच्छेद हो जाएगा आपका श्रोधन अन। क्या बनेगा? श्रवण। ठीक, याद रखना। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया हमारा हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या। प्रत्यय के भेद होते हैं, ठीक है, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, और यहां पर पूछा है कृत प्रत्यय। ठीक है, याद रखना। प्रत्यय के दो भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, और ये क्वेश्चन पूछा कृत प्रत्यय से। कृत प्रत्यय की हिंदी में कितनी संख्या होती है? ठीक है, तो कृत प्रत्यय की हिंदी में कितनी संख्या होती है? संख्या 42 होती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तुर्की भाषा का है? कौन सा शब्द तुर्की भाषा का है जो दिया गया है? तुर्की भाषा के अन्य शब्दों में जो होता आपका, एक होता तुर्की भाषा के महत्वपूर्ण शब्द देख लेते हैं एक बार जो हमारे दिए गए। पहला दरोगा, कौन सी भाषा का? तुर्की भाषा का सबसे महत्वपूर्ण शब्द है। इससे भी महत्वपूर्ण आता है उर्दू शब्द, कौन सी भाषा का? तुर्की भाषा का शब्द है। और आता है आपका मुगल, किस भाषा का शब्द है? तुर्की भाषा का शब्द है। उसके बाद बहादुर, किस भाषा का शब्द है? तुर्की भाषा का शब्द है। उसके बाद कैची, बेगम, बारूद, ठीक है, सब कौन सी भाषा के शब्द हैं ये आपके? मेडल, जिसे तमगा बोलते हैं, तमगा। तमगा भी कौन सी भाषा का शब्द है? तुर्की भाषा का शब्द है। ठीक है, तो याद रखना, उर्दू, दरोगा, मुगल, बहादुर, कैची, बेगम, बारूद सब कौन सी भाषा के शब्द है? तुर्की भाषा के शब्द है। ठीक है, और आ जाएगा आपका सौगात। सौगात कौन सी भाषा का शब्द है? ये भी तुर्की भाषा का शब्द है। जबकि जो दिया गया है चाय, चीनी, चीकू, लीची सब किसके? ये आपके चीनी भाषा के शब्द है। रिक्शा, सायोनारा कौन सी भाषा का शब्द है? जापानी भाषा के शब्द है। उसके बाद याद रखना है कमरा, कमरा, तमाकू, काजू, बाल्टी, फीता, गमला, ये सब किस भाषा के शब्द है? तो ये टोटल शब्द बनेंगे आपके पुर्तगाली भाषा के। ठीक है, तो इस तरह से शब्द याद रखना है। आप तुर्की भाषा के शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ज्यादा पूछे जाते हैं पुर्तगाली से भी। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधान का उल्लेख है?
तो राजभाषा का जो उल्लेख दिया गया है आर्टिकल 343 से 351 तक दिए गए हैं। अगर पूछा जाए राजभाषा कौन से भाग में आती है, तो भाग संविधान के भाग 17 में दिया गया है। ठीक है, अगर बात कर लेते हैं राजभाषा आयोग की, राजभाषा आयोग कौन से आर्टिकल में दिया गया है, 344 में दिया गया है। ठीक है, याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट आपको एक क्वेश्चन बताना है, इसमें 351 के कै में क्या दिया गया है। 351 में क्या है, ये अलग है। 351 के कै में क्या है, ये अलग है। तो 351 के कै का बताना है, ना कि 351 का बताना है। ठीक, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन दिया गया है हमारा, इंद्र का पर्यायवाची पूछा है। इंद्र का पर्यायवाची शब्द पूछा है, कौन सा इंद्र का पर्यायवाची शब्द है। अब देखो एक चीज देख लेते हैं, ये जो दिया गया है हमारा राजराज, ठीक है, कोमा यक्षराज, राजयाज, यक्षराज, किन्नरेश, धनादीप, ये सब किसके भैया आपके पर्यायवाची हैं, धन के देवता कुबेर के पर्यायवाची हैं। उसके बाद विनायक किसका पर्यायवाची है, ये हमारा गणेश जी का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है, गणेश जी का पर्यायवाची। उसके बाद जो बाजीगर है ये किसका पर्यायवाची है, ये आपका जादूगर का पर्यायवाची है। तो अब बचा क्या इंद्र का पर्यायवाची, जो इंद्र का पर्यायवाची होगा मधवा। मधवा किसका पर्यायवाची है, ये आपका इंद्र का पर्यायवाची है। उसके बाद इंद्र के अन्य पर्यायवाची में जो आते हैं जैसे मधवा हुआ, उसके बाद पुरंदर जो संधि वाला था पुरंदर, उसके बाद देवेश, देवराज, अमरपति, शक्र, ब्रैसा, उसके बाद पवि, पुरोहित, उसके बाद जो आसान है वो तो पता ही है, महेंद्र, देवेंद्र, सुरेंद्र, सब किसके हैं, इंद्र के पर्यायवाची हैं। एक और आता है याशव, ये भी इंद्र के पर्यायवाची है। उसके बाद पुरंदर, जिष्णु, ठीक है, किसका पर्यायवाची है, ये भी आपका इंद्र के पर्यायवाची है। इंद्र के बहुत सारे पर्यायवाची हैं, याद रखना। ठीक है, इसमें मधवा दिया गया था, याद रखना। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 जो हमारा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है मंद का विलोम शब्द बताना है। तो मंद का होता है, मंद मतलब धीरे, दूर्त मतलब तेज, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है पशु शब्द का विशेषण क्या होगा। पशु शब्द का विशेषण पूछा है क्वेश्चन नंबर 15 में। पहले देखा पशुत्व, पाश्विक, पशुता या पशुपति, पहले भी पूछा गया, प्रीवियस ईयर में पूछा गया, और ये तीसरी बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर आपका यहाँ क्वेश्चन गलत हो रहा है तो बहुत गलत है। ठीक है, पशु का जो विशेषण होगा क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पाश्विक हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट अगला जो हमारा दिया गया है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया के फलस्वरूप पद से नीचे उतरना, अर्थात जब पद से नीचे को उतरते हैं तो उसे क्या कहते हैं। ठीक है, डिमोशन हो जाना, अर्थात पद अवनति होना, पद से नीचे की ओर उतरना, पद अवनति होना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन करना है, शुद्ध का नहीं करना, अशुद्ध भाग का चयन करना है। देखते हैं जो इसमें दिया गया है, शीर्षक को चयन करते समय अनुच्छेदों में निहित भावों और विचारों की परख कर लेनी चाहिए, अर्थात इसमें क्या अशुद्ध है। इसमें दिया गया गलत हमारा शीर्षक का चयन कर लेना, ये इसमें गलत दिया है, जबकि अन्य जो हमारे तीनों ऑप्शन है सही दिए होते। तो शुद्ध और अशुद्ध वाक्यों के आधार पर क्वेश्चन आते हैं, आपको याद करने, ये आपके टकरा जाते हैं कभी कभी। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया हमारा, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में दिया रहीम जोगति दीप की कुल कपूत गति सोए
बारे उजियारे लगे बढ़े अंधेरा होए। इसमें अर्थात कौन सा अलंकार दिया गया है? अलंकार से क्वेश्चन है कि अलंकार के बारे में बता रहा है। रहीमन जो गति दीप की कुल कपूत गति सोए बारे उजियारे लगे बढ़े अंधेरा होए। इसमें आपका कौन सा अलंकार है? ठीक है, अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सजावट करना। ठीक है, अलंकार का शाब्दिक अर्थ सजावट करना। काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे अलंकार कहते हैं। अलंकार का जो पर्यायवाची होते हैं आभूषण और गहना होते हैं। अलंकार का प्रयोग किस काल में हुआ था? तो याद रखना, अलंकारों का प्रयोग सबसे पहले कौन से काल में हुआ था? रीति काल में हुआ था। और रीति काल के सबसे बड़े कवि किसे बोला जाता है? केशवदास को बोला जाता है। इसी कारण केशवदास को अलंकारवादी कवि बोला जाता है, अलंकार का बादशाह भी बोला जाता है। ठीक है, याद रखना। जबकि अलंकार को चलाने वाले या अलंकार के संस्थापक जिसे बोलते हैं अलंकार के प्रवर्तक। अलंकार का प्रवर्तक किसे बोला गया है? तो अलंकार का प्रवर्तक बोला गया आचार्य वामन को। आचार्य बावन या आचार्य बामन को क्या बोला गया? प्रवर्तक बोला गया है। जबकि अलंकार की परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? अलंकार की परिभाषा दी गई है आचार्य दंडी द्वारा। आचार्य दंडी द्वारा अलंकार की परिभाषा दी गई है। ठीक है, याद रखना। उसके बाद इसमें जो दिया था आपको बताना है कौन सा अलंकार होगा। तो इसमें जो होगा, जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए बारे उजियारे लगे बढ़े अंधेरा हुए में कौन सा होगा? श्लेष अलंकार। श्लेष का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? श्लेष का शाब्दिक अर्थ होता है चिपका हुआ, अर्थात जहां एक शब्द एक बार आए और उसके अर्थ अनेक हो उसे क्या कहते हैं? श्लेष अलंकार कहते हैं। ठीक है, याद रखना। एक चीज और याद रखना, श्लेष अलंकार में रहीम का नाम आता है। कुछ ट्रिक है, जैसे रहीम का नाम, राम का नाम, घनश्याम का नाम, रावण का नाम, सब किसका नाम आता है? सब किस में आता है? श्लेष अलंकार में आता है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपको याद रखना है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में पहचान के लिए आते हैं वाचक चिन्ह जैसे सा, सी, से, जैसा, ऐसा सब आते हैं। रूपक में क्या होता है? आरोप लगाया जाता है। आरोप किस अलंकार में लगाया जाता है? रूपक अलंकार में आरोप लगाया जाता है, अर्थात उपमेय उपमान को एक ही मान लिया जाता है। जबकि यमक अलंकार में एक शब्द एक से अधिक बार आएगा और उसका अर्थ हर बार भिन्न होगा। यह किसकी? आपकी यमक अलंकार की परिभाषा है। ठीक है, तो याद रखें यहां हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए था। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 जो हमारा दिया गया है। हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले व्यक्ति कौन थे? क्वेश्चन नंबर 19, हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले व्यक्ति कौन थे? तो याद रखना इनका नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हमारे छायावादी कवि भी है, याद रखना। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया गया है? जनमेजय का नाग यज्ञ। जनमेजय का नाग यज्ञ किसकी कृति है? ऑप्शन दिए गए हैं जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो गए, उसके बाद राहुल सांकृत्यायन हो गए और माखनलाल चतुर्वेदी हो गए। ठीक है, आपको जो चीज याद रखनी है कि राहुल सांकृत्यायन का अन्य नाम क्या है? इन्हें किस नाम से जानते हैं? महा पंडित के नाम से इन्हें जाना जाता है, राहुल सांकृत्यायन को। जबकि माखनलाल चतुर्वेदी को किस नाम से जानते हैं हम? भारतीय आत्मा के नाम से। एक भारतीय आत्मा किसे बोला जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी को। महापंडित किसे बोला जाए? राहुल सांकृत्यायन को बोला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद को छायावाद का जनक बोला जाता है। छायावाद का जनक किसे बोला जाता है? जयशंकर प्रसाद को बोला जाता है। और जबकि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनके बचपन का क्या नाम था? तो याद रखना सूर्य कुमार। सूर्य कुमार किसका नाम है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बचपन का नाम था सूर्य कुमार। उसके बाद छायावाद का प्रवर्तक किसे बोला जाता है? छायावाद का प्रवर्तक बोला जाता है जयशंकर प्रसाद को। ठीक है, और छायावाद का स्तंभ कितने व्यक्ति को बोला जाता है? तो स्तंभ 4 है। छायावाद के स्तंभ में कौन कौन आते हैं? तो एक महिला आती है महादेवी वर्मा छायावाद के स्तंभ में, दूसरा सूर्यकांत त्रिपाठी
निराला, उसके बाद जयशंकर प्रसाद जी, जिसे छायावाद का प्रवर्तक अर्थात जनक बोला जाता है। और उसके बाद जो चौथा स्तंभ है सुमित्रानंद पंत को बोला जाता है। किसे बोला जाता है? सुमित्रानंद पंत को। तो ये जो व्यक्ति है चारों को आपको याद रखना है, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, ठीक है, और उसका सुमित्रानंदन पंत। इन्हें क्या बोला जाता है? छायावाद का स्तंभ बोला जाता है, ठीक है, याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट आपको जो बताना है गिव अवे जो बताना है, तो आपको गिव अवे में बताना है कि सर्वनाम में जो 7 कारक है, सर्वनाम में कारकों की संख्या कितनी है? 7, ठीक है, अर्थात किसे सर्वनाम में शामिल नहीं किया जाता, ठीक है, ये बताना है। उसके बाद इससे अलग जो बताना है आपको कि कैसे, कहां, कब और कितना, 4 शब्द हैं। में कौन सा क्रिया विशेषण होगा। चारों में अलग अलग क्रिया विशेषण है, ठीक है, चारों क्रिया की विशेषता बताते हैं। पहले दिया गया कहां, कैसे, कब, कितने में कौन सा क्रिया विशेषण होगा, अर्थात कौन कौन से क्रिया विशेषण होंगे, ये आपका गिव अवे है, ठीक है। उसके बाद मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। अब अपने जीएस के प्रैक्टिस सेट भी शुरू हो चुके हैं, ठीक है।